नाउ आई एम गोइंग टू फॉर्मली स्टार्ट सॉल्यूशन चैप्टर। ये अब तक जितना भी पढ़े हो वो सब के सब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे था, जो एक तरह से 11th क्लास का बैकअप था और उसको एडवांस किया गया था, आगे बढ़ाया गया था। बट अब हम लोग इस सॉल्यूशन चैप्टर का जो एक्चुअल थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसको हम लोग इस्तेमाल कराएंगे, चलो उसका शुरू करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। वो है वेपोराइजेशन एंड इवेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या है? तो जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। अब लिक्विड का वेपर में कन्वर्सन होता कैसे है एंड क्यों होता है? तो आप सबको पता है कि लिक्विड मैटर का वह फेज है जहां पे उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हुए एक लिमिटेड रीजन में वो मोशन करते रहता है, वो आपका लिक्विड है। लेकिन वेपर, जिसको हम लोग गैस भी बोलते हैं लूज टॉक में, वेपर के एक फॉर्म में जब कोई मैटर रहता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मोशन करता है। इसका मीनिंग हुआ कि जब कोई सब्सटेंस वेपर फेज में रहता है तो उसके मोलिक्यूल्स के पास, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहता है, एनर्जी ज़्यादा रहता है, तभी तो इंडिपेंडेंटली मोशन करते रहता है। तो किसी भी लिक्विड को वेपर बनने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। जब तक आप उसको एनर्जी नहीं दोगे तब तक उस लिक्विड का मोलिक्यूल्स अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके फ्री नहीं हो सकता है। मीन्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्सन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। मीन्स किसी लिक्विड का वेपर में कन्वर्सन के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ये फिक्स है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एंड फैक्ट इज दैट ऑल लिक्विड वेपराइज एट ऑल टेम्परेचर। दुनिया का हर लिक्विड हर टेम्परेचर में वेपर में कन्वर्ट होता है। अभी कैसे पॉसिबल है जी? हर लिक्विड हर टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट होता है। व्हाट इट मीन? इसका मीनिंग यह हुआ, इसका मीनिंग यह हुआ कि जैसे मान लो आप वाटर लिए हो, वाटर को अगर रूम टेम्परेचर मीन्स आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी वाटर को रखोगे तब भी वो वेपर में कन्वर्ट होता है। अगर वाटर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखोगे तब भी होगा, वाटर को 0 पे रखोगे तब भी होगा, वाटर को -10 डिग्री सेंटीग्रेड रखोगे तब भी होगा। मीन्स ऑल लिक्विड ऑल टेम्परेचर में वेपर में कन्वर्ट होता है। ये स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है। बट हाउ इज इट पॉसिबल? पॉइंट यह है। तो उसके पॉसिबल होने के पीछे रीजन यह है कि वेपोराइजेशन नीड्स थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जब किसी लिक्विड के मोलिक्यूल्स को मिलता है तब अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करके और उससे अलग होकर के बाहर, उसको डोमिनेट होकर के बाहर निकल जाता है, एस्केप कर जाता है, और फिर जिसको हम लोग वेपर बोलते हैं। तब होता क्या है कि हमारा जो किसी भी लिक्विड के पास, लिक्विड के मोलिक्यूल के पास, किसी सिस्टम के पास जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी होता है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग हुआ उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर की वजह से जो उसके मोलिक्यूल के पास एनर्जी है, वह एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन टेम्परेचर केल्विन स्केल में रहता है। मीन्स थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। केल्विन स्केल के टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलने के पीछे रीजन यह है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो नेगेटिव नहीं हो, ओनली पॉजिटिव हो। तो केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होता है वो पॉजिटिव रहता है। इसलिए कोई भी टेम्परेचर हो, -10, -20, -30 भी रहेगा, तब भी केल्विन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। इसलिए किसी भी टेम्परेचर पे अगर आपका लिक्विड होगा तो उसके मोलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगा, एंड दैट थर्मल काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। अब जब भी कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है विदाउट हीटिंग, ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल एट सिस्टम और लिक्विड, तो उसको बोलते हैं इवेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड विदाउट हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन। जब कोई लिक्विड खुद ब खुद अपने थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से, अपने इनहेरेंट जो उसके पास टेम्परेचर रहता है उसकी वजह से जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोराइजेशन। तो यह हुआ इवेपोराइजेशन का स्टोरी। मीन्स कोई भी लिक्विड
किसी भी टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट होगा और उसके वेपर में कन्वर्ट होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है थर्मल काइनेटिक एनर्जी। मीन्स अब तक जो मैं डिस्कशन आपसे किया उसमें वेपोराइजेशन का सिंपल मीनिंग हुआ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, लेकिन विदाउट हीटिंग में वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड विदाउट हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन। लेकिन ये भी करेक्ट है कि लिक्विड को जब हीट करोगे तो वेपर में जो कन्वर्सन का रेट होगा वो ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हीट करोगे उतना ज़्यादा होगा। और एक और बात, इवेपोराइजेशन भी होता है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो वाटर है, अगर रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो जिस रेट से वेपर में कन्वर्ट होगा वो रेट कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर उसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर जितना ज़्यादा किसी लिक्विड का होगा उसके मोलिकुल्स के पास उतना ज़्यादा थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगा, जितना ज़्यादा थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज़्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी होगा, उतना ज़्यादा लिक्विड का वेपर में कन्वर्सन होगा। मीन्स इवेपोराइजेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ये क्लियर है। अब लिक्विड का जो इवेपोराइजेशन है, लिक्विड का वेपोराइजेशन, अब मैं बार बार इवेपोराइजेशन टर्म का यूज नहीं करूंगा, आपको मैं क्लियर कर दिया टेक्निकल डिफरेंस क्या है, बट अब मैं वेपोराइजेशन की बात करूंगा। अब इस वेपोराइजेशन की वजह से एक और फिनोमेना डेवलप होने जा रहा है, गौर से देखिए वो क्या है। अब आपने एक वेजल में आपने लिक्विड ले रखा है, लिक्विड है, लिक्विड के तौर पे सबसे कॉमन लिक्विड हमारा वाटर है क्योंकि सस्ता है, इजीली अवेलेबल है वाटर। वाटर को एक वेजल में लिया जिसको वेजल को क्लोज मैंने कर दिया, लीड डाल दिया है, बंद कर दिया है वेजल को। अब क्या होगा, एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे मैंने इस लिक्विड को वाटर को लिया हो। अब क्या होगा, होगा यह कि वाटर टी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसके पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगा। थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से लिक्विड के मोलिकुल्स वेपराइज होंगे। अब वेपर में, अच्छा हाँ, एक और पॉइंट मैं यहां बता दूं कि जब भी किसी लिक्विड का वेपराइजेशन थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है तो वेपराइजेशन हमेशा लिक्विड के सरफेस से ही होता है। जैसे यहाँ पे आपने वेजल में आप लिक्विड ले रखे हो, आपने वाटर ले रखा है, वाटर। अब जो लिक्विड के मोलिकुल सरफेस पे हैं, इवेपोराइजेशन के थ्रू वही वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि बल्क में अंदर जो लिक्विड का मोलिकुल है, जो वाटर का मोलिकुल है, वो यूनिफॉर्मली सराउंडेड है एंड यूनिफॉर्मली अट्रैक्टेड है। लिक्विड मोलिकुल इनसाइड लिक्विड सरफेस और लिक्विड मोलिकुल इन बल्क can't escape out due to thermal kinetic energy, उससे बाहर नहीं निकल सकता है। ये इसके लिए आपको हीट करना पड़ेगा। मीन्स जब इवेपोराइजेशन होता है, जब लिक्विड खुद ब खुद वेपर में कन्वर्ट होता है तो इवेपोराइजेशन सरफेस से होता है, क्योंकि सरफेस पे जो लिक्विड मोलिकुल है वो जैसे ही एनर्जी उसको मिलता है, उस एनर्जी की वजह से वो अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को वाइब्रेशन की वजह से ब्रेक करता है और फिर एयर में बाहर निकल जाता है, और इस तरह से सरफेस से ही वेपोराइजेशन होता है। वेपोराइजेशन फ्रॉम सरफेस। लिक्विड के सरफेस से ही वेपोराइजेशन होता है जब लिक्विड खुद ब खुद वेपोराइज होता है, मींस विदाउट हीटिंग वेपोराइज होता है। अब यहाँ पे आइए, जो ये मैं वेजल लिया हूँ, क्लोज वेजल है, आपने इसमें लिक्विड रखा है, ये लिक्विड का वेपर में कन्वर्सन शुरू हो गया, वेपोराइजेशन शुरू हो गया। लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, बट ड्यू टू नेचर ऑफ वेपर्स, वेपर का नेचर क्या है, गैस का नेचर क्या है, उससे कांस्टेंट रैंडम मोशन करते रहता है। इसलिए जैसे ही लिक्विड के सरफेस से वेपर फॉर्म होगा, वेपर अपने नेचर के अकॉर्डिंग रैंडम मोशन शुरू करेगा। जब वेपर रैंडम मोशन शुरू करेगा तो उस मोशन की वजह से होगा क्या कि वेपर के मोलिकुल भी एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, और उनके कोलिजन करने से जैसे ही दो मोलिकुल कोलिजन करेगा, एक दूसरे के करीब आएगा तो एक तो उसका एनर्जी कुछ लॉस होगा और दूसरा एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो जाएगा। जब अट्रैक्ट होगा तो उनका मास बढ़ जाएगा, तो उससे धीरे धीरे वह लिक्विड के सरफेस पे ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाएगा। और सेकेंडली, जब वेपर का फॉर्मेशन हो जाता है, वेपर मोशन करने के दरमियान लिक्विड के सरफेस पे आगे गिर जाता है, तो जो लिक्विड के सरफेस पे आगे गिरेगा वेपर,
उस वेपर को लिक्विड फिर अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से होता क्या है कि जैसे ही कुछ वेपर का फॉर्मेशन शुरू हुआ, वेपर के फॉर्मेशन के बाद वेपर के रैंडम मोशन की वजह से आपका वेपर का लिक्विड में कन्वर्सन शुरू हो जाएगा। तो कन्वर्सन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मींस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सम वेपर्स कंडेंसेशन विल बी स्टार्टेड। कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। कंडेंसेशन मीन्स जैसे ही आपने एक वेजल में लिक्विड लिया और उसको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने रख दिया, अब क्या होगा जी, लिक्विड का वेपर में कन्वर्सन शुरू हो गया। स्टार्ट में इनिशियली जिस समय आप वेजल में लिक्विड रखोगे उस समय तो लिक्विड के अब कोई वेपर नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही कुछ वेपर का फॉर्मेशन होगा, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सम वेपर्स conversion of vapors into liquid will be also started and that phenomena is called condensation. कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। मीन्स जैसे से टाइम आगे बढ़ेगा, व्हेन टाइम इज गोइंग ऑन, वेपराइजेशन का रेट तो है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इनिशियली रेट ऑफ वेपराइजेशन मैक्सिमम रहेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन जीरो रहेगा, लेकिन जैसे से टाइम आगे बढ़ेगा रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ना शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते एक मोमेंट आएगा जब रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। मीन्स एक तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे वेजल के अंदर मैटर का, सब्सटेंस का जो लिक्विड फेज और वेपर फेज है वो एक दूसरे के साथ रिवर्सिबल प्रोसेस में आ गया और एक मोमेंट आएगा जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा। दैट मोमेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। At equilibrium between liquid phase and vapor phase of substance मीन्स एट इक्विलिब्रियम। जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा जी, रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन। रेट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल हो जाएगा। इससे क्या होगा, मीन्स व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस, इसके वजह से क्या होगा। मीन्स जब रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा, बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मीनिंग यह हुआ कि जब रेट जितना लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर लिक्विड बन जा रहा है। इसका मीनिंग हुआ जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो लिक्विड का जो अमाउंट है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा और लिक्विड के सरफेस पे जो वेपर है उसका भी अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा। मींस एट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ वेपर एबव लिक्विड एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड विल बिकम कांस्टेंट। इक्वल नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जितना इक्विलिब्रियम अचीव होने का मीनिंग हुआ जितना लिक्विड आपका वेपर बना फिर उतना ही वेपर लिक्विड बन गया। इसका मीनिंग हुआ कि लिक्विड के अमाउंट पे कोई चेंज नहीं हुआ और वेपर के अमाउंट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो किसी भी लिक्विड को किसी टेम्परेचर पर रखते हो तो कुछ देर बाद उस लिक्विड के वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। अब इस इक्विलिब्रियम के टाइम पे अब इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम अचीव होते ही जो वेपर है मींस वेपर का जो अमाउंट है कांस्टेंट हो गया। अब वेपर का अमाउंट कांस्टेंट हो गया। अब इससे क्या एक और फेनोमेना डेवलप होता है। आप सब पहले से पढ़े हो स्टेट्स ऑफ मैटर में कि जब भी किसी वेजल में आप गैस को रखते हो तो गैस मॉलिक्यूल्स अपने रैंडम मोशन करने की वजह से वो आगे बढ़ने लगता है और वेजल से बाहर निकलना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, बट कंटेनर का जो वॉल है उसको रोकता है। कंटेनर के वॉल रोकता है, जिसकी वजह से आपका गैस मॉलिक्यूल्स और वेपर कंटेनर के वॉल पे फोर्स लगाता है, क्योंकि मोमेंटम उससे मोशन जाकर टकराता है, मीन्स मोमेंटम चेंज होता है।
मोमेंटम चेंज होने से फोर्स लगता है, फोर्स लगने से प्रेशर डेवलप होता है। मीन्स जब भी कोई गैस या वेपर रैंडम मोशन करेगा वेजल में तो कंटेनर का वाल प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा और सेम थिंग हैपेंस हियर। यहाँ भी आपका जो वेपर है वो रैंडम मोशन कर रहा है जिसकी वजह से कंटेनर के वाल पे प्रेशर लग रहा है, इनफैक्ट लिक्विड पे भी प्रेशर लग रहा है। तो जो इक्विलिब्रियम के टाइम पे आपका वेपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है कंटेनर के वाल पे, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मीन्स प्रेशर एक्टेड बाय वेपर्स एट वॉल ऑफ कंटेनर एंड एट द surface of liquid is called vapor pressure. Means एक new physical quantity came in picture that is called vapor pressure. Vapor pressure of liquid. लिक्विड का वेपर प्रेशर। अब लिक्विड का वेपर प्रेशर जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोलेंगे। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है? तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन होता है इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स above liquid surface or on the wall of container at temperature T when equilibrium is established between liquid phase and vapor phase of a substance is called vapor pressure of a liquid। हालांकि इस डेफिनेशन को इतना इलोंगेट और कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली से दैट वेपर प्रेशर का डेफिनेशन इट इज ए प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर above liquid surface or wall of container at equilibrium। इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो वेपर प्रेशर एक्ट करता है लिक्विड सरफेस के अबव एंड कंटेनर के वाल के ऊपर, उसको हम लोग उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बोलते हैं। और वेपर प्रेशर के बारे में कुछ फैक्ट्स। वेपर प्रेशर जो किसी लिक्विड का होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। किसी पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कांस्टेंट होता है। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बदल दोगे तो वेपर प्रेशर बदल जाएगा। ऐसा क्यों होगा जी? क्योंकि टेम्परेचर बदलने से वेपराइजेशन बदल जाएगा। टेम्परेचर मान लो आपने बढ़ा दिया, अब ज़्यादा लिक्विड का वेपर में कन्वर्सन होगा तो वेपर का अमाउंट बढ़ जाएगा, वेपर का अमाउंट बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर लिक्विड का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब एक और बात, किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उस लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स से कनेक्टेड कैसे रहता है। जैसे मान लो ये तो क्लियर है कि दो लिक्विड सेम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, जो लिक्विड ज्यादा वेपराइज होगा उसका वेपर उसके सरफेस पे उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा वेपर होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। अब किसी लिक्विड का वेपराइजेशन किस फैक्टर डिपेंड करता है? तो दो फैक्टर पे, एक लिक्विड का थर्मल काइनेटिक एनर्जी और सेकंड लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सेम टेम्परेचर पे आपने दो लिक्विड ले रखा है तो दोनों के पास जो थर्मल एनर्जी है वो सेम है, बिकॉज थर्मल एनर्जी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है दोनों लिक्विड का डिफरेंट है। जिस लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा उस लिक्विड का वेपर में कन्वर्सन का रेट ज्यादा होगा, और जिस लिक्विड का वेपरेशन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मीन्स वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। मीन्स किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप अल्कोहल और वाटर लो, दोनों को आप रूम टेम्परेचर पे रखो। अल्कोहल और वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स अल्कोहल का कम होता है, वाटर का ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर का इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर होता है। अब सेम टेम्परेचर पे अल्कोहल वाटर लोगे तो आपका अल्कोहल का वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, वाटर का कम होगा, इसलिए अल्कोहल का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि अल्कोहल का इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। आजकल आप देखते भी हो सैनिटाइजर जो इस्तेमाल होता है वो कहा जाता है कि इसमें मिनिमम 70% अल्कोहल होना चाहिए सॉल्वेंट के तौर पे। वाई? क्योंकि अल्कोहल तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
और जो कोरोना वायरस है वो प्रोटीन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सोलेबल होता है, एक तो अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाएगा, और अल्कोहल का इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने की वजह से उसका वेपराइजेशन ज़्यादा होता है, तो ईजिली वो हाथ से वेपराइज हो जाएगा और एक तरह से हैंड आपका क्लीन हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है। तो वही बात है, अल्कोहल का इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने की वजह से अल्कोहल का वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर वाटर से ज़्यादा होगा सेम टेम्परेचर पे। तो इस तरह से मैं आपको बताया वेपर प्रेशर क्या है और वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेपर प्रेशर का इंटरमोलिकुलर फोर्स से क्या रिलेशन है। लेकिन वेपर प्रेशर और भी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ये तो मैं बता दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, बट टेम्परेचर के साथ कैसे मैथमेटिकली रिलेटेड रहता है उसको मैं बताऊंगा। मैं वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे बढ़ता है उसको केमिकली रिएक्शन से भी दिखाऊंगा, और मैं भी अलग अलग वेजल में दिखाऊंगा कि सरफेस एरिया चेंज होने से क्या इफेक्ट होता है। लेकिन एक तो नटसेल जो है, मीन्स जो सारांश है वो तो फिक्स है, किसी पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, लेकिन उसको अलग अलग कॉन्टेस्ट में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि उस तरह से क्वेश्चन पूछ कर एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए सारे चीज़ को वन बाय वन करके मैं डिस्कस करने वाला हूं अब इसके आगे। अभी तक मैं आपको बता दिया वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का क्या होता है। वेपर प्रेशर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। पहला, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ए लिक्विड। नेचर ऑफ ए लिक्विड, ये किसी लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। मैं पहले ही आपको बताया हूं कि जिस लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना कम होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, जिस लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। इस दुनिया में दो ऐसा लिक्विड पॉसिबल नहीं है जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जैक्टली सेम हो, इसलिए दो ऐसा लिक्विड भी नहीं हो सकता जिसका वेपर प्रेशर एग्जैक्टली सेम हो। दैट्स व्हाई वी कैन यूज वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग होता है जो उसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो यूनिक होता है। सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर। ये तो मैं आपको ऐसे भी समझा दिया हूं, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा लिक्विड का वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना वेपर होगा, वेपर जितना फॉर्म होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ये मैं आपको बता दिया हूँ। लेकिन इसको और थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं और एनालिटिकली आपको समझा रहा हूँ। देखो जी, आपने लिक्विड लिया वाटर, वाटर को वेपराइजेशन हुआ, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, इनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। वाटर का वेपर में कन्वर्सन एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, यू नो, क्योंकि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी है, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहां पे आप देख लो, प्रोडक्ट में वाटर वेपर है, इसका पार्शियल प्रेशर होगा, बट रिएक्टेंट में यहाँ पे वाटर है, लिक्विड है, लिक्विड और सॉलिड की वजह से पार्शियल प्रेशर नहीं होता है, जिसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो हियर यू आर सीइंग Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। यू नो, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ बढ़ता है। आपसे पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम में कि इंडोथर्मिक प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होता है। इसलिए देखो यहाँ पे एरो, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो Kp बढ़ेगा, और Kp अगर बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और मीन्स वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से मैं मैथमेटिकली ऐसे भी दिखा रहा हूँ आपको कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे बढ़ता है। अब अगला पॉइंट यह है कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, मीन्स वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है। तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखिए यहाँ पे, क्लॉसियस क्लैपेरॉन नाम के साइंटिस्ट ने यह मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है। हियर ऑल टर्म्स मींस ln P2 by P1 इज इक्वल डेल्टा H वेपराइजेशन बाई R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। यहाँ पे सारे टर्म्स वही है, P2 है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, P2 वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, P1
वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, डेल्टा इज वेपराइजेशन, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यह हुआ यही दिस इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन होता है 1 मोल लिक्विड के 1 मोल वेपर में कन्वर्ट होने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T1 T2 temperature, here T2 greater than T1, here T2 greater than T1, ये रिलेशनशिप है। आप यहाँ भी देख भी लोगे T1 T2 T1 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है मीन्स ln P2/P1 पॉजिटिव होगा, इसका मीनिंग P2 P1 से बड़ा है मीन्स ये सारे इक्वेशन इसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब ये ln में इक्वेशन है, नेचुरल लॉग में है, अगर आप कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको 2.03 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर ये कॉमन लॉग में आ जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप याद रख सकते हो, दोनों इक्वली करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डजंट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, मीन्स किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ और कई बार आप सबको बता चुका हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, इट मीन्स इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसके अमाउंट से इंडिपेंडेंट रहता है। बट फिर भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को क्वेश्चन को देख करके, इसलिए मैं 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे उनको कोई फ्यूचर में कन्फ्यूजन न हो। जैसे वेपर प्रेशर किसी लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डजंट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, इट मीन्स एग्जाम्पल्स इसको देखो, 2 वेजल है, 1 kg वाटर 2 kg वाटर, बट दोनों में वेपर प्रेशर जो लिक्विड का है, यहाँ जो वाटर का वेपर प्रेशर है, यहाँ जो वाटर का वेपर प्रेशर है, दोनों वेपर प्रेशर का अमाउंट सेम होगा, मीन्स दोनों वेपर प्रेशर सेम होगा, क्योंकि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर प्रॉपर्टीज होता है। इसलिए आप 1 kg वाटर लो या 2 kg वाटर लो, इट डजेंट मैटर, इन बोथ केसेस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल बी सेम, सो P1 इज इक्वल टू P2। नेक्स्ट पॉइंट है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डजंट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, मीन्स लिक्विड का जो सरफेस एरिया है उसमें वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, कई सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि लिक्विड का जो वेपराइजेशन होता है वो सरफेस से ही होता है, अगर सरफेस एरिया डिफरेंट होगा तो वेपराइजेशन डिफरेंट होगा, वेपर्स डिफरेंट होगा, फिर वेपर प्रेशर सेम कैसे होगा, बट आई विल डिस्कस। इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से आपको दिखा रहा हूँ। मैं इस एग्जाम्पल से, इस तरह से डायग्राम से आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वेपराइजेशन से इंडिपेंडेंट होता है। एज फॉर एग्जाम्पल सेम लिक्विड वाटर को मैं 2 डिफरेंट शेप के वेसल में मैं लिया, इस वेसल में लेने से इसका लिक्विड का जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है, A1 है। इस तरह से के वेसल में लेने पे लिक्विड का जो सरफेस एरिया है जो जहाँ से वेपराइजेशन हो सकता है वो छोटा है, A1 सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस इन वेसल फर्स्ट और A2 सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इन वेसल सेकेंड, यह फर्स्ट है और ये सेकेंड है। हियर आपको क्लियरली दिख रहा है कि A1 A2 से ग्रेटर होगा। यहाँ वेपराइजेशन हुआ मीन्स वेपर का फॉर्मेशन हुआ, हियर ऑल्सो वेपर का फॉर्मेशन हुआ। अब दोनों जगह वेपर फॉर्म हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ जो वेपर फॉर्म हुआ उसका अमाउंट को मैं M1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें जो वेपर फॉर्म हुआ उसको मैं M2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आपको बताने जा रहा हूँ कि राइट है कि M1 का वैल्यू M2 से ज़्यादा होगा। ये क्लियर है क्योंकि सरफेस एरिया, लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा कि सरफेस अवेलेबल फॉर वेपराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लिक्विड का वेपर में कन्वर्सन होगा, ये कन्फर्म है। सो इन फर्स्ट वेसल वेपर एबव लिक्विड विल डेफिनेटली हायर देन वेपर एबव लिक्विड इन सेकेंड वेसल। ये क्लियर है कि फर्स्ट वेसल में जो वेपराइजेशन होगा वो सेकेंड वेसल से ज़्यादा होगा। लेकिन बात वेपर प्रेशर का है कि वेपर प्रेशर क्या होगा। तो ये तो मैं पहले बताया हूँ कि लिक्विड अगर सेम है तो वेपर प्रेशर सेम होगा, लिक्विड सेम है, टेम्परेचर सेम है तो वेपर प्रेशर भी सेम होगा।
तो वेपर का अमाउंट डिफर कर गया बट वेपर प्रेशर सेम हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए पॉसिबल है कि राइट यहाँ पे वेपर ज़्यादा है तो वेपर की वजह से जो फोर्स लगेगा m1g वो ज़्यादा होगा m2g से, बट वेपर ज़्यादा है, वेपर ज़्यादा है तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू m1g बाई a1। यहाँ पे m1 बड़ा है तो a1 भी बड़ा है, यहाँ पे वेपर कम है तो m2g कम है, m2g कम है तो a2 भी कम है, इसलिए वेपर प्रेशर दोनों केस में सेम रहेगा, क्योंकि अगर वेपर ज़्यादा फॉर्म हुआ है तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। और वेपर प्रेशर इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टेड बाय वेपर्स। वेपर के द्वारा जो यूनिट एरिया में फोर्स एक्ट होता है वह प्रेशर कहलाता है। तो यहाँ पे वेपर ज़्यादा है तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, यहाँ पे वेपर कम है तो सरफेस एरिया कम है। सो दोनों ही केस में वेपर प्रेशर सेम होगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया बाय वेपर विल बी सेम। तो इस तरह से मैं आपको इस एग्जांपल से शो करना चाहा कि अगर लिक्विड का सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वेपराइजेशन अगर अलग अलग होगा तो वेपर का अमाउंट अलग अलग होगा, बट वेपर प्रेशर सेम होगा अगर लिक्विड सेम है, उसका टेम्परेचर सेम है तो इसके साथ ही एक और पॉइंट क्लियर हो गया कि लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डजंट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ वेजल। जिस वेजल में आप लिक्विड को रखते हो उस वेजल के शेप्स के ऊपर हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। इस तरह से मैं एग्जांपल आपको बताया। अब ये जो सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वेपराइजेशन की जो बात है, इसको मैं थोड़ा डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर दूं। तुम सब मान लो कहीं भी पानी अगर है उसको वेपराइज करना है, अगर आप उसको ज़्यादा दूर में फैला दोगे तो जल्दी वेपराइज हो जाएगा, अगर कम जगह में रहेगा तो वेपराइजेशन कम होगा, क्योंकि सरफेस जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा वेपराइजेशन होगा, और सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना कम वेपराइजेशन होगा। इसलिए अगर कुआं का जो पानी होता है, वेल का जो पानी होता है, वह वेपराइज कम होता है, जबकि वही तालाब का जो पानी रहता है, जो पानी पॉन्ड्स का जो वाटर रहता है वो ज़्यादा वेपराइज होता है, क्योंकि तालाब बहुत दूर में फैला हुआ रहता है, सरफेस एरिया बहुत बड़ा रहता है, पूरे सरफेस से वेपराइजेशन होता है, तो ज़्यादा लिक्विड का वेपर में कन्वर्सन होता है। जबकि कुआं में ऐसा नहीं होता, वेल में ऐसा नहीं होता है, उसका सरफेस एरिया कम रहता है, इसलिए वेपराइजेशन कम होता है। यही तरह से आप समझ सकते हो कि सरफेस एरिया चेंज होने से ज़्यादा वेपराइजेशन होगा, बट वेपर प्रेशर विल बी सेम एट सेम टेम्परेचर फॉर सेम टाइप ऑफ लिक्विड। पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? तो क्लियर सी बात है, ऐसे आप सब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े होंगे, पार्शियल प्रेशर का मीनिंग क्या होता है। पार्शियल प्रेशर तब डेवलप होता है जब कहीं पे मोर देन वन गैसेस का मिक्सचर, मीन्स किसी मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की वजह से जो प्रेशर होता है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो अगर एयर में वाटर वेपर मान लो मिक्स हो गया है, एयर में या गैसियस मिक्सचर में वाटर वेपर मिक्स हो गया है, उस समय वाटर वेपर की वजह से जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम बोलते हैं मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स, मीन्स प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स इन गैसियस मिक्सचर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स। पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सबको पता है कि कहीं भी मिक्सचर अगर गैसेस है तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक कंपोनेंट के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, और पार्शियल प्रेशर इक्वल होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। इस तरह से होता है, लेकिन उसको निकालते कैसे हैं? उसका तरीका ये भी है, जिसका ही पार्शियल निकालना है तो उसमें ये भी हम लोग करते हैं कि प्रेशर ड्यू टू वेपर्स बाई टोटल प्रेशर, मीन्स अगर किसी पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है किसी का यहाँ पे, तो उसको हम लोग प्रेशर ड्यू टू वेपर्स करते हैं, बाई टोटल प्रेशर के निकाला जाता है। मीन्स गैसियस मिक्सचर में जो वेपर की वजह से प्रेशर है उसको प्रेशर को ऊपर रखते हैं और टोटल प्रेशर डिवाइड कर देते हैं, तो एक तरह से यह पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वेपर्स कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब सेचुरेशन ऑफ एयर विथ वेपर्स का मीनिंग क्या हुआ? किसी गैस में और एयर में जब वाटर वेपर मिक्स हो जाता है तो बोलते हैं कि एयर में मॉइस्चर आ गया। आप सब देखते भी हो, समर के टाइम में जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें वाटर वेपर बहुत कम रहता है तो एयर ड्राई रहता है, बट जैसे जैसे समर से रेनिंग सीजन आता है बहुत सारा वाटर वेपर्स एयर के अंदर चला जाता है, मीन्स एयर बिकम्स मॉइस्ट। तो प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज कॉल्ड मॉइस्चर और एयर इज कॉल्ड मॉइस्ट एयर। अब मॉइस्ट एयर को कब बोलेंगे? वो सेचुरेशन प्राप्त कर लिया। तो होता यह है कि किसी एयर मीन्स एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेपर है, उस वेपर की वजह से जो प्रेशर है, अगर वह प्रेशर उस टेम्परेचर के वाटर के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा तो बोलेंगे कि हमारा एयर सेचुरेट हो गया है वाटर वेपर से। वाटर वेपर से हमारा एयर सेचुरेट हो गया है और उस सिचुएशन को बोलते हैं सेचुरेशन ऑफ एयर विथ वेपर्स। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप सब अभी रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर का मीनिंग हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर फिक्स्ड है। मैं पहले ही बताया हूं कि हर टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स्ड होता है। तो वाटर का वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे होता है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फिक्स है, ये होता है 23.7 टॉर। मैं आप सबको बताया हूं कि टॉर प्रेशर का यूनिट है जो 1 mmHg के इक्वल होता है, मीन्स 23.7 टॉर, या इसको लिख सकते हो 23.7 mmHg। इतना होता है वाटर का वेपर प्रेशर। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो आपका एयर है, उसके अंदर जो वेपर है, उस वेपर का जो प्रेशर होगा वो इससे कम भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि एयर के अंदर जितना वेपर प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग प्रेशर होगा, क्योंकि एयर में गैसियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट जितना ज़्यादा रहता है उसकी वजह से प्रेशर उतना ही ज़्यादा रहता है। तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर है, वाटर वेपर के फॉर्म में, एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर रहता है वो वेपर के फॉर्म में रहता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर है उसका प्रेशर अगर रूम टेम्परेचर पे 23, उसका पार्शियल प्रेशर, उसका प्रेशर का मतलब उसका पार्शियल प्रेशर अगर 23.7 mmHg के अगर इक्वल है तो बोलेंगे कि हमारा एयर वेपर से सेचुरेट हो गया है। मीन्स अब और वो हमारा एयर और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन अगर एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसकी वजह से जो प्रेशर है वो इस टेम्परेचर पे अगर 23.7 mmHg से कम है, इसका मीनिंग हुआ कि हमारा एयर वाटर वेपर से सेचुरेटेड नहीं है, वैसा एयर और वेपर को एब्जॉर्ब कर सकता है। दिस इज द पॉइंट। अब एक्वस टेंशन किसको बोलते हैं? एक्वस टेंशन, जिसको एंटी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वस का मतलब हुआ वाटर, टेंशन का मीनिंग हुआ टेंशन, मीन्स एक तरह से प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को बोलते हैं, एक्वस टेंशन बोलते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को एक्वस टेंशन कहा जाता है। तो ये भी क्लियर है। अगर कोई गैस सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड होने का मीनिंग क्या हुआ कि उस गैस के अंदर जो वाटर वेपर है उसका प्रेशर उतना ही है जितना वाटर का वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पे है, तो बोलेंगे कि उसमें जो वाटर वेपर है उसको हम लोग, उस वाटर का जो वेपर प्रेशर उसको बोलते हैं एक्वस टेंशन बोलते हैं। मीन्स मैं आपको सिंपली बताना यह चाह रहा हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो किसी गैस में अगर वाटर वेपर मिक्स है और वो गैस सेचुरेटेड है वाटर वेपर से, तो उस समय वाटर वेपर का जो प्रेशर होगा उसको हम लोग एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। ये पॉइंट हुआ। अब अगला पॉइंट आ रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्चुअल में वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इन एयर एट टेम्परेचर T बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T का रेशियो है। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें मैक्सिमम कितना वेपर हो सकता है ये इस पे डिपेंड करता है कि उस टेम्परेचर पे हमारा वाटर का वेपर प्रेशर कितना है। मतलब यह हुआ कि अगर रूम टेम्परेचर पे आपका एटमॉस्फेयर है तो रूम टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर 23.7 mmHg होता है। इसका मीनिंग हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेपर होगा उसका प्रेशर 23.7 mmHg से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है।
उसी उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और उससे ज़्यादा होगा तो फिर फॉग मिस्ट और ड्यू पॉइंट आने लगता है, जो कि मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें यह बताता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक मैथमेटिकल टर्म है जो हमें यह बताता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है। हमारे एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में उतना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर उतना ज़्यादा वाटर वेपर होगा। मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिव्स द आइडिया अबाउट परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन आवर एटमॉस्फेयर। अब अगर आपके एटमॉस्फेयर में मीन्स टी टेम्परेचर पे जितना वाटर का वेपर प्रेशर है, उतना ही वेपर प्रेशर आपका, उतना ही वेपर का प्रेशर है एटमॉस्फेयर में भी, तो बोले रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 100% हो जाएगा। इससे मान लो रूम टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर है 23.7 mmHg, और उस समय एयर के अंदर जो वाटर वेपर है उसके वजह से जो प्रेशर है वो भी 23.7 ही है। इसका मीनिंग दोनों सेम हो गया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा जी? 100% हो जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने का मीनिंग हुआ कि आपके एटमॉस्फेयर का एयर सेचुरेट हो गया है, वह और वाटर वेपर को ऑब्जर्व नहीं करेगा। हालांकि 100 रिलेटिव ह्यूमिडिटी कभी भी 100% नहीं होता है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर के अंदर, उतना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, उतना ज़्यादा वाटर वेपर होगा। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर उतना कम वाटर वेपर को ऑब्जर्व करेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना कम होगा एटमॉस्फेयर के अंदर उतना कम वाटर वेपर होगा, एटमॉस्फेयर उतना ज़्यादा वाटर वेपर को ऑब्जर्व करेगा। यही वजह है कि गर्मी के दिन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम रहता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए गर्मी के दिन में एटमॉस्फेयर ईजिली वाटर वेपर को ऑब्जर्व कर ले जाता है। इसलिए कपड़ा सुखाना, अगर क्लॉथेस को आपको ड्राई अप करना है तो गर्मी के दिन में कपड़ा धो करके अगर एक जगह रख भी दोगे फिर भी सूख जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर बहुत कम है, इसलिए फटाफट ऑब्जर्व करता है। लेकिन बरसात के टाइम में अगर आप कपड़ा धो करके आपने रख दिया तो 2-3-4 दिन लग जाता है सूखने में, क्योंकि बरसात के टाइम में एटमॉस्फेयर के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, तो एटमॉस्फेयर वेपर कम से कम ऑब्जर्व करता है। यही वजह है कि गर्मी के दिन में, मई जून में गर्मी कम लगता है। अगर पसीना हुआ है, फैन चला लोगे, तुरंत स्वेटिंग आपका ड्राई अप हो जाएगा, पसीना सूख जाएगा, आपको कूल फील होगा। लेकिन बरसात के टाइम में पसीना जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बढ़ जाता है और आदमी को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन, बेचैनी फील होता है। तो ये सब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से ऐसा होता है। तो यह हुआ आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी टर्म, जिसको आगे चल के हम लोग कई बार और भी इस्तेमाल करेंगे। दीज आर कनेक्टेड विथ वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, और ये सारी चीज़ डिस्कस हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर का उसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन है। मीन्स अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का बल्क का प्रॉपर्टी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि 1 लीटर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 2 लीटर क्या होगा, 10 लीटर क्या होगा। कोई किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, वो 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 10 लीटर हो, 1000 लीटर हो, डजेंट मैटर। मीन्स लाइक डेंसिटी बीपी ऑफ ए लिक्विड ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो ऐसे हम लोग को डे टू डे लाइफ में समझ में आता है कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करने लगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयल, बॉइलिंग क्या मीनिंग। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयल, बॉयल का मतलब क्या होता है? बॉयल का मतलब होता है बबलिंग से। ये बबलिंग कैसे फॉर्म होता है, किस तरह से बबल डेवलप होता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। बट बिफोर दैट आई वांट टू गिव टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के जो टेक्निकल डेफिनेशन, एक बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमारा एक प्रैक्टिकल परसेप्शन है जो हम समझते हैं देख करके, लिक्विड को विजुअलाइज करके, और एक टेक्निकल डेफिनेशन है। तो पहले मैं टेक्निकल डेफिनेशन बताऊंगा। बॉइलिंग पॉइंट का टेक्निकल डेफिनेशन है कि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, मीन्स एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उस प्रेशर के इक्वल होता है। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। अब एज फॉर एग्जाम्पल वाटर की बात करते हैं। हम सबको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होगा, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है 1 atm। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर होगा 1 atm। मीन्स एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर भी 1 atm होगा, क्योंकि हम लोग को पता है बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होता है। ये तो डेफिनेशन में आपको बता दिया। अब बॉइलिंग का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? तो देखो जी, बॉइलिंग का प्रैक्टिकल मीनिंग यह होता है कि बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे बबल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मीन्स आपका लिक्विड बबलिंग करने लगता है। आप जब लिक्विड को बॉयल करोगे तो देखोगे कि जब वो बबल मीन्स लिक्विड के बल्क से बबलिंग होने लगता है। मीन्स जब पूरे लिक्विड के हर पॉइंट से अगर बबलिंग शुरू हो गया तो समझो कि लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकल में जैसे वाटर तुम्हारा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मीन्स 373 केल्विन आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। मीन्स 373 केल्विन टेम्परेचर पे वाटर को अगर आप करते हो तो वाटर बॉयल करने लगेगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल में बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा हीट करना पड़ता है। मीन्स वाटर को अगर आप 373 के बदले 373 केल्विन के बदले 374 केल्विन जैसे ही टेम्परेचर होता है उसका बबलिंग शुरू हो जाता है, और वो जो बबल का फॉर्मेशन होता है वो बहुत वायलेंट होता है, जिसको हम बम्पिंग बोलते हैं। बम्पिंग मीन्स बबल फॉर्म हो रहा है, बबल बाहर निकल रहा है, बबलिंग। इसको वायलेंट बबलिंग को पंपिंग बोलते हैं, बम्पिंग। इसको बम्पिंग बोलते हैं। जब वायलेंटली मीन्स बहुत तेजी के साथ अगर आपका बबल फॉर्म होता है तो उसको बम्पिंग कहा जाता है। तो वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यह होता है कि जैसे मैं तो आपको बता दिया हूं कि बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉयल करता है। मीन्स बॉयल करने का मीनिंग हुआ जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होगा उसमें लिक्विड बॉयल करेगा। बट इसका प्रैक्टिकल मीनिंग यह है किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर को लिक्विड अचीव कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर लिक्विड होल्ड नहीं कर सकता है। मीन्स मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वाटर को किसी वेसल में रखकर हीट करते हो और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मीन्स वाटर का टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा जैसे ही अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया है और हीट दोगे तो उस हीट को लेकर के तुम्हारा वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। अब फिर वो जो वेपर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट आपके लिक्विड का टेम्परेचर मीन्स लिक्विड वाटर का टेम्परेचर मीन्स एटमॉस्फेयर में आपका जहाँ पे प्रेशर 1 atm है वहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ऊपर नहीं होगा। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वह टेम्परेचर हुआ जिस टेम्परेचर को आपका वह मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ जिसको आपका लिक्विड प्रोसेस कर सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के भी एक डेफिनेशन हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर दैट मैक्सिमम टेम्परेचर which can be possessed by a liquid। बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वह मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसको लिक्विड प्रोसेस कर सकता है। यह मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट हुआ जिससे आपको प्रैक्टिकली समझ में आता है कि बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड का होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हीट करने पे आपके पूरे लिक्विड के वजह से बबलिंग शुरू होता है, जिसको हम लोग बम्पिंग बोलते हैं। जब आप घर पे पानी को बॉयल करके तुम देखना बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बबलिंग हो रहा है, बट तेजी से बबल कराने के लिए बबल तेजी से फॉर्म हो, बड़ा बड़ा बबल फॉर्म हो, आपको थोड़ा ओवर हीट करना पड़ता है। तो उस रीजन को बोलते हैं सुपर हीटेड लिक्विड।
सुपर हीटेड लिक्विड, सुपर हीटेड लिक्विड मीन्स जब लिक्विड के अंदर बंपिंग शुरू हो जाए, मीन्स वॉलेंटली अगर बबल फॉर्म होने लगा, तो उस लिक्विड को बोलते हैं सुपर हीटेड लिक्विड। सुपर हीटेड लिक्विड वह लिक्विड है जिस लिक्विड का टेम्परेचर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से स्लाइटली ग्रेटर होता है। व्हेन टेम्परेचर पे लिक्विड इज स्लाइटली ग्रेटर देन बीपी, द लिक्विड इज कॉल्ड सुपर हीटेड लिक्विड। तो प्रैक्टिकल पॉइंट है कि सुपर हीटेड लिक्विड ही बबल फॉर्म करता है पूरे बल्क से, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर किसी लिक्विड का नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर अगर लिक्विड बॉयल कर रहा है तो उसके बाद अगर हीट दोगे तो उस हीट एनर्जी को यूज़ करके लिक्विड आपका उसी टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। हालांकि मैं तो ये भी बताया हूँ कि लिक्विड तो ऑल टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है? तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस यह है कि बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का मैक्सिमम कन्वर्सन होता है वेपर में। किसी लिक्विड का मैक्सिमम कन्वर्सन वेपर में जिस टेम्परेचर पे होता है, उस टेम्परेचर को भी उस लिक्विड का हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अब तक जितना भी डिस्कशन मैं आपको बीपी के बारे में किया, उसको मैं एक बार समराइज में बोल दे रहा हूँ। सब फर्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure. In other words, boiling point is that temperature at which liquid boils. In other words, boiling point of a liquid is that temperature at which bubble formation takes place from bulk of liquid. In other words, boiling point is that maximum temperature which can be possessed by a liquid. ये सारे आपके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंशिएशन है। ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग कि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच मैक्सिमम कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर टेक्स प्लेस। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जहाँ पे किसी लिक्विड का वेपर में जो कन्वर्सन का रेट रहता है वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद मैं आपको बताया कि जब लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आप हीट करते हो, टेम्परेचर जब होता है, तो उस रीजन को बोलते हैं सुपर हीटेड लिक्विड बोलते हैं। और सुपर हीटेड लिक्विड जब के रेंज में आपका लिक्विड के अंदर से पूरे बल्क से बबलिंग शुरू हो जाता है, और वो बबलिंग बहुत वायलेंट होता है, बहुत तेजी से बाहर निकलता है और बाहर निकल के फुस करके खत्म होता है। क्योंकि जब आपका बबल फॉर्म होता है, बबल जब पंक्चर होता है, फटता है, तो उससे आवाज़ निकलता है, बहुत तेजी से बबलिंग होता है, उसको बम्पिंग बोलते हैं। तो बम्पिंग टेक्स प्लेस इन सुपर हीटेड लिक्विड। अभी आपका बॉइलिंग पॉइंट हुआ। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूँगा। पहले के टाइम में अब तक जो हमारा सोच है कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम 1 atm मानते हैं, लेकिन आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर को 1 बार मारा जा रहा है। तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को 1 atm मानोगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दिस इज नॉर्मल boiling point of water. But if you take atmospheric pressure as 1 bar, तो उस केस में 1 बार आपका 1 atm से स्लाइटली लेस होता है, तो आपके वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से कम हो जाएगा, 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी दिमाग में रखिएगा, अगर बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm लोगे तो उस समय किसी सब्सटेंस का किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कहलाएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1 बार लोगे तो उस समय किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज स्लाइटली लेस देन इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब अगला पॉइंट मेरा जो है आपको बताना वो है इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन बीपी ऑफ लिक्विड। किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा, इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इस चीज को देखो आप, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन बीपी ऑफ लिक्विड। अब इसमें 2 केस है। केस फर्स्ट ये लिया हूं मैं, केस फर्स्ट में मान रहा हूं व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर
इज ग्रेटर देन 1 atm। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से अगर ज़्यादा हो गया देन व्हाट विल हैपन, मीन्स व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन बीपी ऑफ ए लिक्विड। तो हम लोग लिक्विड के तौर पे वाटर को ही ले रहे हैं। अब मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से हायर हो गया तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा। इधर देखिए, अभी मैं बताया हूँ कि जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मीन्स 1 atm पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मीनिंग हुआ कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का वेपर प्रेशर होगा 1 atm, क्योंकि आपको पता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसलिए वाटर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, इसका मीनिंग हुआ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है 1 atm है, राइट। तो आप बताइए क्या यहाँ पे वाटर 100 पे बॉयल करेगा? तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वाटर को बॉयल करने के लिए वाटर के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होना पड़ेगा। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर का हमारा जिस सिचुएशन में मैं वाटर को लिया हूँ, इस सर्कमस्टांसेस में वो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 1 atm से ज़्यादा है। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm से ज़्यादा हो गया, इसका मीनिंग हुआ कि वाटर तब तक बॉयल नहीं करेगा जब तक वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm से ग्रेटर ना हो। तो अगर 100 पे वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm है तो डेफिनेटली वाटर के वेपर प्रेशर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm है। इसका मीनिंग हुआ कि वाटर के वेपर प्रेशर को 1 atm से ग्रेटर होने के लिए वाटर के वेपर प्रेशर को 1 atm से ग्रेटर होने के लिए उसके टेम्परेचर को 100 से ज़्यादा होना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इंक्रीमेंट होने से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। यही वजह है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। प्रेशर कुकर को जैसे खाना पकाना रहता है, तो पहले के टाइम में जब प्रेशर कुकर नहीं था तो लोग खाना पकाता था ढक कर क्यों बनाया जाता है जी? अगर आप कोई पतीला में मान लो चावल पका रहे हो या दाल पका रहे हो, अगर आप ढक्कन हटा दोगे तो ओपन वेजल हो गया। ओपन वेजल होने का मीनिंग हुआ कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कांटेक्ट में आपका लिक्विड रहेगा। तो लिक्विड के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा? 1 atm रहेगा। तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वही रहेगा। लेकिन जैसे ही ढक्कन डालते हो, बर्तन के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर से अलग हो गया। बर्तन के अंदर का प्रेशर बाहर से अलग हो गया और बाहर से ज़्यादा हो गया। इस वजह से अंदर का प्रेशर ज़्यादा होने से उसके अंदर जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से लिक्विड अपने टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा सकता है। और लिक्विड के पास जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, लिक्विड के पास उतना ज़्यादा हीट एनर्जी होगा। लिक्विड के पास जितना ज़्यादा हीट एनर्जी होगा, लिक्विड इतना जल्दी खाना को आपको पका देगा। तो प्रेशर कुकर सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। प्रेशर कुकर ऐसे उसका ढक्कन बंद करते हो, कैप बंद करते हो, लीड लगाने के बाद उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से प्रेशर कुकर के अंदर का जो लिक्विड रहता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से लिक्विड के टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो खाना जल्द पक जाता है। अब केस सेकेंड, व्हाट विल हैपन इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज। अब मैं वाटर को एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में ले गया हूं जहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm से कम है, देन व्हाट विल हैपन। अब देखो जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm है, लेकिन इस बार वाटर को बॉयल होने के लिए उसके वेपर प्रेशर को 1 होने की जरूरत नहीं है। 1 से कम रहेगा तभी बॉयल शुरू हो जाएगा। तो क्लियर है, अगर 100 पे 1 atm है तो पक्का 1 atm से कम जो वेपर प्रेशर वाटर का होगा वो 100 से कम होगा। इसका मीनिंग हुआ कि इस सिचुएशन में आपका वाटर 100 डिग्री से पहले ही, मीन्स बिफोर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वाटर विल स्टार्ट टू बॉयल। मीन्स यहाँ पे वाटर का बॉयलिंग शुरू हो जाएगा 100 से पहले। तो इससे दूसरी बात हमें यह पता चला कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी वजह से डिक्रीज होता है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होने से वाटर का मीन्स किसी लिक्विड का बीपी इंक्रीज होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने से किसी लिक्विड का बीपी डिक्रीज होगा।
यही वजह है कि हाई एल्टीट्यूड पे खाना पकाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लो एवरेस्ट पे अगर आप चले जाते हो, हिमालय के जो सबसे ऊपर उसका पिक है, तो एवरेस्ट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत 0.6 के आसपास रहता है। तो उस केस में वाटर का वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मीन्स कितना हो वाटर को हीट करोगे उसका टेम्परेचर 60 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 60 के टेम्परेचर आते ही वो सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हाई एल्टीट्यूड पे खाना पकाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ऑन बीपी ऑफ लिक्विड। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर का उसके बीपी पे क्या इफेक्ट होगा। मीन्स ये वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हमें पता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा 1 atm होगा। अब किसी वजह से वाटर का वेपर प्रेशर मान लो डिक्रीज हो गया। What is the reason? It is another matter. I will discuss in detail in later classes. But right now, if vapor pressure of water decreases due to some reason, then what will happen? अगर वाटर का वेपर प्रेशर किसी वजह से कम हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या इफेक्ट होगा। तो देखो जी, अभी मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसमें वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm है, तो वाटर 100 पे बॉयल कर रहा है। किसी वजह से वाटर का वेपर प्रेशर कम हो गया, मान लो वाटर का वेपर प्रेशर ऑफ वाटर घट के हो गया मान लो 0.8 atm। आप बताओ कि अब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि जब तक वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल नहीं होगा वाटर बॉयल नहीं कर सकता है। और किसी वजह से वाटर का वेपर प्रेशर घट गया है, अगर किसी वजह से वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब तक वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल नहीं होगा तब तक वो वाटर बॉयल नहीं कर सकता है। तो किसी वजह से अगर वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो उसका बीपी इंक्रीज हो जाएगा। अब किस वजह से डिक्रीज होगा आगे मैं बता। जैसे मान लो आप पानी है, इसमें शुगर डाल के अपना शरबत बना लिया, जैसे पानी में चीनी डालोगे शरबत बनाओगे, शरबत का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर वाटर से कम हो जाएगा। जैसे शरबत का वेपर प्रेशर प्योर वाटर से कम होगा तो शरबत का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर वाटर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह से अब किसी वजह से वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ गया, कुछ रीजन है आगे मैं बताऊंगा जिसकी वजह से वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ गया। अगर वाटर का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसका मीनिंग है मान लो बढ़कर कितना हो गया जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर तो अगर वेपर किसी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, मान लो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया, डिक्रीमेंट तो मैं आपको बताऊं, अगर इंक्रीज हो गया मान लो 1.2 atm हो गया किसी वजह से वाटर का, अगर वेपर प्रेशर 1.2 atm हो गया तो वाटर को बॉयल होने के लिए 1 atm चाहिए। तो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ करके 1.2 हो गया, इसका मीनिंग हुआ कि आपका ये वाटर 100 से पहले ही बॉयल करना शुरू कर देगा। तो नट से यह है, मीन्स कंक्लूजन यह है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज देन बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। इफ वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज देन बीपी विल डिक्रीज। अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस था आपका किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर और उससे कनेक्टेड टॉपिक्स, जिसको मैं कंप्लीट कर दिया। अब मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।